सभी का हिंदी की क्लास में स्वागत है। ध्रुव यात्रा कहानी जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित है और आज इस वीडियो में हम ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश समझेंगे। जब हम ध्रुव यात्रा कहानी का शीर्षक पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये कोई ध्रुव पर जो व्यक्ति गया है वहां पर उसके साथ जो घटा होगा, जो उसने कुछ सीखा होगा, जो कुछ समस्याएं हुई होंगी, उन सब का वर्णन इस कहानी में होगा। पर बच्चों, ऐसा नहीं है। ये कहानी एक बहुत ही मार्मिक कहानी है, करुण रस से भरी हुई कहानी है और बहुत सीख देने वाली कहानी है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको एक बहुत बड़ी सीख इस वीडियो से देखने को मिलेगी। ध्रुव यात्रा कहानी जन सामान्य की सोच से परे की बात है। ध्रुव यात्रा कहानी के नायक और नायिका दोनों ही ध्रुव यात्रा को अपने प्रेम की पराकाष्ठा और कसौटी मानते हैं, जिस पर दोनों अपने को प्रमाणित करने का प्रयास भी करते हैं। ये कहानी एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। ध्रुव यात्रा कहानी अपने व्यक्तिगत सुखों को छोड़ करके सबके लिए कुछ करने की कहानी है और व्यक्तिगत सुखों को छोड़ करके सबके लिए करते करते इन सब बातों का क्या परिणाम होता है, ये हम वीडियो के अंत में जानेंगे। सबसे पहले इस कहानी को जान लेते हैं। ध्रुव यात्रा की जो कहानी है वो राजा रिपुदमन बहादुर उत्तरी ध्रुव को जीतकर हिंदुस्तान आते हैं। यहाँ से इस कहानी का आरंभ होता है। इस कहानी के 7 हेडिंग बनाए गए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो पहला हेडिंग है राजा रिपुदमन बहादुर उत्तरी ध्रुव को जीतकर हिंदुस्तान आते हैं और यहीं से इस कहानी का प्रारंभ होता है। राजा रिपुदमन बहादुर उत्तरी ध्रुव को जीतकर यूरोप के नगर नगर से बधाइयां लेते हुए हिंदुस्तान आ रहे हैं। ये खबर अखबारों ने पहले पेज पर मोटे अक्षरों में प्रकाशित की। इसके बाद प्रतिदिन उनके संदेश, जीवन के उद्देश्य और आगामी कार्यक्रमों के विषय में जोर शोर से अखबारों में छपता रहता है। अब वे बंबई होते हुए दिल्ली आ रहे हैं। उनसे प्रेम करने वाली यानी उनकी प्रेयसी उर्मिला प्रतिदिन उनसे संबंधित खबरें बड़े मन से पढ़कर अपने शिशु के लालन पालन में अपना ध्यान लगाए हुए है। चौथे दिन एक बड़ा मोटा लिफाफा उसे प्राप्त हुआ जिसमें एक संक्षिप्त खत था। उर्मिला ने उसको भी पढ़कर लिफाफे को मोड़कर उसी प्रकार रख दिया जिस प्रकार अखबार में उनकी खबर पढ़कर रख देती है। इस कहानी का दूसरा हेडिंग है राजा रिपुदमन बहादुर का आचार्य मारुति से मिलने आना। राजा रिपुदमन को स्वयं से शिकायत है कि उन्हें नींद कम आती है और मन काबू में नहीं रहता। यूरोप में उन्होंने मानसिक उपचार के संबंध में आचार्य मारुति की बहुत अधिक ख्याति सुनी थी और फुर्सत मिलते ही वे उनकी शरण में आ गए। आचार्य विजेता के रूप में जो राजा का अभिवादन करते हैं और रिपुदमन अपनी विजय को एक छल मानते हैं। वे आचार्य को अपनी परेशानी बताते हैं। आचार्य राजा को डायरी लिखने का आदेश देकर कल मिलने के लिए कहते हैं और शारीरिक रूप से राजा को स्वस्थ बताते हैं। आचार्य उनके पिता की चिंता के विषय में बताते हैं कि आप अपने पिता की इच्छा के अनुरूप विवाह कर लें। रिपुदमन विवाह को बंधन मानकर विवाह से इनकार कर देते हैं। रिपुदमन विवाह को बंधन मानते हैं। उनका मानना है कि जो विवाह होता है वो एक बंधन होता है और जो व्यक्ति को जीवन में कुछ पाना होता है और विवाह करने के बाद व्यक्ति सामाजिक जितने भी कर्तव्य होते हैं उनको निभाते निभाते अपने वह कर्तव्य को वह नहीं कर पाता जिसको उसका करने का मन करता है। इसीलिए राजा रिपुदमन विवाह को बंधन मानकर विवाह से इनकार कर देते हैं, किंतु प्रेम को सत्य मानते हैं। आचार्य किसी भी प्रकार परिजनों से मिलकर परसों मिलने के लिए कहते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है। राजा रिपुदमन की उर्मिला से भेंट, ये है तीसरा हेडिंग।
समय बीतते बीतते राजा ने एक दिन उर्मिला से सिनेमा के बॉक्स में भेंट की। उर्मिला बच्चे को साथ लेकर आई थी। बॉक्स में केवल बच्चे के नाम को लेकर चर्चा हुई। फिर दोनों जमुना किनारे पहुंच गए। राजा ने कहा, अब कहो मुझसे क्या कहती हो। उर्मिला राजा को अपनी तथा बच्चे की जिम्मेदारियों से मुक्त करती हुई अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। वह कहती है कि तुम्हारी प्रत्येक सफलता पर मुझे गर्व है और मैं उसी के लिए जीवित हूँ। राजा उर्मिला से आचार्य मारुति की विवाह की बात को बताते हैं। वह मारुति को ढोंगी बताती हुई कहती है कि जानती हूँ वह स्त्री को चूल्हे के और आदमी को हल के लिए पैदा हुआ समझता है। ये महत्व का शत्रु और साधारणता का अनुचर है। उर्मिला सिद्धि के लिए राजा को दक्षिण ध्रुव जाने के लिए कहती है, राजा मैं तुम्हारे पाने के लिए भेजती हूँ और तुम मुझे पाने के लिए हो। यही तो मिलने की राह है। राजा कहता है, देखो तुम रो रही हो। इस पर उर्मिला कहती है, हाँ स्त्री रो रही है, प्रेमिका प्रसन्न है। स्त्री की मत सुनना, मैं भी पुरुष की नहीं सुनूंगी। दोनों जने प्रेम की सुनेंगे। प्रेम जो सिवा किसी दया को, किसी कुछ को नहीं जाता। इस समय नायक और नायिका यानी राजा रिपुदमन और उर्मिला के बीच में जो बातचीत हो रही है, जो वार्ता हो रही है, दोनों के ही संबंध बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। विवाह से पूर्व एक बच्चा भी है। दोनों ही आपस में बहुत अधिक प्रेम करते हैं। लेकिन इस समय जब रिपुदमन उर्मिला से विवाह करना चाहते हैं तो उर्मिला मना कर देती है। इसका कारण यह भी रहा होगा कि उर्मिला एक बिन विवाही माता बनी है और रिपुदमन उत्तरी ध्रुव चले जाते हैं। उर्मिला अकेली रह जाती है और इस समाज में बिन विवाही माँ को किस तरह से देखा जाता है, कितने ताने सुनाए जाते हैं, ये सब उर्मिला ने सुना होगा और वो उनको सुनते सुनते इतनी आदी हो गई है कि अब संसार उसे कुछ कहे, समाज उसे कुछ कहे, उसे कुछ भी परवाह नहीं है। वो सब कुछ सहन करने के लिए तैयार है। वो अपने प्रेम का त्याग करने के लिए तैयार है। यहाँ पर जो दोनों की बातचीत है वो दर्शाती है कि अब जो एक सुख के जो पल होते हैं, जो सुख का आनंद का जो समय होता है, वो उर्मिला के जीवन से अब चला गया है। जिस समय उसमें पति पत्नी के साथ रहना चाहिए था, जब उसका बच्चा हुआ होगा, जब उसे लोग ताने दे रहे होंगे, जब उसे इस राजा का साथ चाहिए था, तब ये राजा उत्तरी ध्रुव चला गया। शायद अब उसे यानी उर्मिला को इस समय उन सारे ही सुखों को जो पाने की एक स्त्री के मन में जो इच्छा होती है वो सब मिट गई है। इसलिए उसने कहा कि एक स्त्री चाहती है कि तुम रुको और पुरुष चाहता है कि ना जाए, लेकिन इस समय तुम स्त्री की मत सुनना और मैं पुरुष की नहीं सुनूंगी। दोनों ही अपने कर्तव्य को निभाएंगे। और ये बातचीत उर्मिला की और रिपुदमन की, दोनों के जो प्रेम की जो पवित्रता है उसको दर्शाती है। अब कहानी आगे बढ़ती है। राजा रिपुदमन बहादुर आचार्य मारुति से मिलने आए थे और उन्होंने उनको शारीरिक स्वास्थ्य बता करके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बताया और फिर से मिलने के लिए कहा था। आज फिर जो राजा रिपुदमन है वो डायरी के साथ आचार्य से मिलने आते हैं। आचार्य उनसे उनके तथा उर्मिला के संबंधों के विषय में पूछते हैं और वे बताते हैं कि उर्मिला की प्रेरणा से ध्रुव यात्रा पर गया। उससे पहले वह विवाह के लिए तैयार थी, मैं भी तैयार, पर बताते हैं कि उस समय उर्मिला तैयार थी विवाह के लिए, पर मैं तैयार नहीं था। गर्भ के बाद मैंने विवाह पूर्वक साथ रहने का निश्चय किया उर्मिला से, किंतु उसने ध्रुव यात्रा पर जाने का आग्रह किया और मैं चला गया। लौटने पर वह शायद प्रसन्न हुई, लेकिन अब रुकने से अप्रसन्न है। मतलब जो राजा रिपुदमन है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है
कि उस समय उर्मिला मुझसे विवाह करना चाहती थी। मैं विवाह नहीं करना चाहता था उस समय, क्योंकि उन्हें ध्रुव यात्रा पर जाना था। उर्मिला इस समय लौटने पर, जब ध्रुव यात्रा से रिपुदमन लौटे हैं तो बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। लेकिन जब वो रुकने को कह रहे हैं कि अब मुझे नहीं जाना है, तो वो खुश दिखाई नहीं दे रही है, वो अप्रसन्न है और वह कहती है कि जाओ। जब यात्रा की कहीं समाप्ति नहीं, तो उर्मिला कहती है कि सिद्धि तक जाओ जो मृत्यु के पार है। अब यहाँ पर एक सस्पेंस खुलता है बच्चों, कि जो आचार्य मारुति हैं, जिससे वो अपना मानसिक उपचार करवा रहे थे, उन्हें पता चलता है कि जो उर्मिला है वो उन आचार्य की ही पुत्री है, क्योंकि आचार्य मारुति ही इस रहस्य का उद्घाटन करते हैं कि ये उर्मिला मेरी सगी बेटी है। आचार्य राजा से पूछते हैं कि अब क्या कहते हैं। राजा कहते हैं मेरे लिए सब उर्मिला से पूछिए। आचार्य राजा से कहते हैं सुनो रिपुदमन, तुम अच्छे लड़के हो, उर्मिला मुझसे बाहर न होगी, पुत्र की व्यवस्था हो जाएगी और तुम लोग विवाह करके यहीं रहोगे। रिपुदमन ने हाथों से मुंह ढककर कहा, मैं कुछ नहीं जानता, उर्मी कहे वही मेरी होनहार है। आचार्य के बुलावे पर उर्मिला पिता के पास पहुंचती है। आचार्य उससे कहते हैं कि तुम रिपु के साथ विवाह करके दोनों साथ रहो। वह अपनी बात पर अडिग रहती है। मुझे पाने के लिए उन्हें जाना होगा, उन्हें पाने के लिए मुझे भेजना होगा। ये आपको कैसे समझाऊं? मारुति अपने अंत समय में पुत्री उर्मिला से कहते हैं कि वह रिपु से विवाह करके उन्हें संतोष दे सकती है। ये कहकर मारुति रोने लगते हैं, किंतु उर्मिला ये कहती हुई उनके पास से चली जाती है कि मुझ अभागिन के भाग्य में आज्ञा पालन तक का सुख हाय विधाता ने क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिख सका विधाता कि मैं अपने पिता की इस आज्ञा का पालन कर सकूं। और ये कहकर के चली जाती है कि इस अभागन को भूल जाइएगा। इस प्रसंग में जो उर्मिला है, इस समय उसके दिल में कितना दर्द होगा कि वो अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर सकती है, जो उसके पिता आज्ञा दे रहे हैं कि तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। लेकिन वो कहती है कि हे ईश्वर, आपने मेरे भाग्य में ये क्यों नहीं लिखा कि मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन कर सकूं। इस प्रकार आचार्य मारुति के बुलावे पर उर्मिला आती तो है, लेकिन अपने फैसले पर अडिग रहती है और पिता के सामने स्वीकार कर लेती है कि मुझे विवाह नहीं करना है। बहुत समझाने पर भी जब उर्मिला नहीं मानती है, तो राजा रिपुदमन बहादुर उर्मिला से पूछने आते हैं कि अब मुझे कब जाना है। राजा रिपुदमन पूछ रहे हैं कि जब तुम मुझे भेज ही रही हो, जब मेरे साथ विवाह ही नहीं कर रही हो, तो अब मुझे समय भी बता दो कि मुझे कब चले जाना चाहिए। ये सुनकर के उर्मिला क्या जवाब देती है? उर्मिला उत्तर देती है कि जब हवाई जहाज मिल जाए। राजा उसी समय सटलैंड के लिए पूरा जहाज बुक कर देते हैं। जहाज परसों जाएगा। परसों जाने की बात सुनकर उर्मिला कहती है कि तुम परसों नहीं जाओगे, क्योंकि यह तो बहुत जल्दी है। अब उर्मिला कह तो देती है कि तुम जल्दी चले जाओ, लेकिन एक स्त्री का मन है, जब उसे लगा कि परसों तो बहुत जल्दी है, तो उसने कहा कि तुम परसों नहीं जाओगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी है। और कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रिपु का हाथ पकड़ लेती है। इस पर राजा कहते हैं कि मैं स्त्री की बात नहीं सुनूंगा और तुम पुरुष की बात मत सुनना, मुझे प्रेमिका के मंत्र का वरदान है। और इस प्रकार दोनों ही अपने प्रेम की इच्छाओं का दमन करते हैं और अपने कर्तव्य को निभाने का कार्य आगे बढ़ाते हैं। रिपुदमन के दक्षिण ध्रुव जाने की खबर से दुनिया के अखबारों में धूम मच गई। लोगों की उत्कंठा का ठिकाना न था। राजा की विभिन्न कोणों से ली गई असंख्य तस्वीरें छपी। उर्मिला अखबार पढ़ती और रख देती, अनंतर शून्य में देखती रह जाती, नहीं तो बच्चे में डूबती। आज उसके जाने की अंतिम संध्या है। वह सोच रही है राष्ट्रपति की ओर से दिया गया भोज हो रहा होगा, सब राष्ट्रदूत होंगे, सब नायक, सब दलपति। तीसरे दिन उर्मिला ने अखबार उठाया। अखबार
कि पहले की जो खबर है वो सुर्खी में है और बॉक्स में खबर है कि राजा रिपुदमन सवेरे खून में भरे पाए गए। गोली का कनपटी के आर पार निशान है। खबर छोटी थी, जल्दी पढ़ ली गई। खबर में विवरण और विस्तार के साथ दूसरी सूचनाएं थीं। खासकर राष्ट्रपति भोज का पूरा विवरण था, जिसे दुनिया का एक महत्वपूर्ण समारोह कहा गया था। उर्मिला रस की एक बूंद नहीं छोड़ सकी। उसने अक्षर अक्षर सब पढ़ा। उस दिन अखबारों ने अपने खास अंक में मृत व्यक्ति के तकिए के नीचे से मिला जो पत्र था वह इस प्रकार था: राजा रिपुदमन बहादुर का दक्षिण ध्रुव पर जाना और अखबारों में धूम मचना। उर्मिला के मन में कितना दुख होगा कि अभी जिस व्यक्ति के लिए इतना सम्मान हो रहा था, इतना भोज हो रहा था, और अब उसकी इतनी दर्दनाक मौत और इतना असहनीय दुख। जो खत था, जो पत्र था, अब उर्मिला उसको पढ़ रही है। और इस कहानी का अंत भी राजा रिपुदमन बहादुर की आत्महत्या करने से ही होता है। लेकिन मन में ये जरूर है कि उस खत में ऐसा उन्होंने क्या लिखा और ऐसा क्या हुआ कि जो व्यक्ति दक्षिण ध्रुव में जा रहा है, उसका इतना सम्मान हो रहा है, फिर वो आत्महत्या कर लेता है। तो देखते हैं कि उन्होंने खत में क्या लिखा था। खत में लिखा: सबके प्रति, बंधुओं, मैं दक्षिणी ध्रुव जा रहा था। सब तैयारी थी। ध्रुव में मुझे महत्व नहीं, फिर भी मैं जाना चाहता था, कारण इस बार मुझे वापस आना नहीं था। ध्रुव के एकांत में मृत्यु सुखकर होती है। ध्रुव यात्रा मेरी व्यक्तिगत बात थी, उसे सार्वजनिक महत्व दिया गया। यह अन्याय है। इसी शाम राष्ट्रपति और राष्ट्रदूतों ने मुझे बधाइयाँ दी। मेरे पराक्रम को सहारा, पर उन्हें उनके साथ छल हुआ। मैं यह श्रेय नहीं ले सकता, ये चोरी होगी। उस भ्रम में लोगों को रखना मेरे लिए गुनाह है। क्या अच्छा होता कि ध्रुव में जा सकता, लेकिन लोगों ने सार्वजनिक रूप से जो श्रेय मुझ पर डाला, उसका स्व अल्पांश भी किसी तरह अपने साथ लेकर मैं नहीं बढ़ सकता हूँ। यात्रा एकदम निजी कारणों से थी। मुझे बहुत खेद है कि मैं किसी से मिले और आदेश और उसे दिए गए अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ध्रुव पर भी मुझे बचना था नहीं, इसलिए बचना अब भी नहीं है। मुझे संतोष है कि किसी की परिपूर्णता में काम आ रहा हूँ। मैं पूरे होश हवास में अपना काम तमाम कर रहा हूँ। भगवान मेरे प्रिय के अर्थ मेरी आत्मा की रक्षा करो। इस प्रकार इस कहानी का अंत होता है। बहुत ही दुखद अंत है। उर्मिला के जीवन का वो पहले भी अकेली थी और अब भी अकेली रह गई अपने बच्चे के साथ। शायद उसने इसी को अपना भाग्य समझ लिया था। अंत में ये कहानी एक प्रश्न छोड़ती है कि क्या जरूरी था कि उर्मिला को जिद करके दक्षिण ध्रुव पर भेजना। वो विवाह करके अपना जीवन सुखपूर्वक बिता सकती थी और शायद राजा रिपुदमन को आत्महत्या भी नहीं करनी पड़ती। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर जो भी सटीक लगे, जो भी इस कहानी से आपको सीखने को मिला या कुछ जो भी समझ में आया, आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अंत में इस कहानी के माध्यम से मेरे विचार में व्यक्ति को ऊंचाइयां छूते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते अपने परिवार को नहीं भूलना है, अपने व्यक्तिगत सुखों को नहीं भूलना है। क्योंकि जब आदमी का परिवार ही नहीं रहेगा तो हम जब किसी ऊंचाई पर चले जाएंगे तो उस ऊंचाई पर देखने वाला कौन होगा। इसलिए ऊंचाइयां चढ़ना, आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अपनों को भूलना, अपनों के साथ रहना, अपनों को समय देना भी बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि जब आप लौट कर आओ तब आपका जो आपके सुखों का पेड़ है वही सूख जाए और उस पर न फूल हों न पत्तियां हों। जिस तरह की उर्मिला के साथ में जब रिपुदमन को होना चाहिए था, उस समय रिपुदमन नहीं थे, और जब वो लौट कर आए तो उस समय उनकी सारी इच्छाएं
जो साथ में रहने के जो सपने होते हैं, जो आनंद होता है, वो सब उससे परे हो गई और उसने सामाजिक जो बंधन थे, समाज के जो ताने थे, उनको सुन सुन के अपने मन को इतना कठोर कर लिया कि इतना प्रेम करने पर भी रिपुदमन को दक्षिणी ध्रुव में भेज देती है। तो बच्चों, ये जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित एक मनोवैज्ञानिक कहानी है और यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। मुझे आशा है कि आप सबको ये कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।